अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, ईद का मौका है, हर तरफ लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं। ये ईद का जो खूबसूरत मौका होता है ना, ये सिर्फ मिठाइयां बांटने और कुर्बानियां करने का मौका नहीं होता। मुझे लगता है जैसे हम ईद पे फैमिलीज, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन लोगों की वजह से हम कुछ बने। अगर मैं और अली आज यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों के सामने, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो हम अपनी बेसिस पे नहीं बने। यहाँ तक हमारा जो सफर है, हमें यहाँ तक हमें पहुंचाया हमारे टीचर्स ने। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही प्यारे जो हैं वो टीचर्स मौजूद हैं, जिन्होंने हमें प्यार से भी पढ़ाया है, हमें डांटा भी है, लेकिन उनकी जो डांट होती है वो एक समझाना होता है, जो वो हमारी बेहतरी के लिए समझा रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी मैम आयशा सदीका को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। बिल्कुल जी हाँ, जो कुछ हम हैं अपने टीचर्स की वजह से हैं, और टीचर्स ही हमें प्रैक्टिकल और थ्योरीज को मैच करके पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि फील्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि वो खुद फील्ड से आए होते हैं। तो साथ ही साथ हमें लेके चल रहे होते हैं, अपने बच्चों की तरह लेके चलते हैं और सिखाते हैं सब कुछ। बेशक जो कुछ हम हैं टीचर्स की वजह से हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं FMMC के प्रिंसिपल लेक्चरर सर रहमान नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। अच्छा, तो नाजरीन, ईद का मौका है, तो मैं सबसे पहले मैम आयशा आपसे ये सवाल करना चाहूंगी वुमेन से रिलेटेड कि जब जो स्पेशली बकरा ईद होती है वो वुमेन्स के लिए ज्यादा मुश्किल होती है। गोश्त को संभालना, बांटना, फिर खाने बनाना, डिफरेंट डिफरेंट कलेजी से स्टार्ट होता है, फिर डिफरेंट सालन बनाना। तो आपको क्या लगता है कि आप वुमेन्स की जो ईद है, ये वाली बकरा ईद, वो किस तरह से गुजरती है? आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे खवातीन के लिए जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम ये देखें, हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो हम इसको बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं। पार्टीज हो रही होती हैं, जिस दिन कुर्बानी होती है, जैसे आज ईद का फर्स्ट डे है, कुर्बानी हुई है, तो उसमें पैकिंग बनाना, पैकेजिंग उसकी करना, और फिर लोगों के घरों तक जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसमें अपने घर के जो मेल पार्टनर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना। उसके बाद जो कुकिंग है और फिर डिफरेंट डिशेस होती हैं, तो आई गेस इट्स ऑल अबाउट फन। मैं इसको हमेशा बहुत जो है ना एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। फिर कजन्स वगैरह को हम इनवाइट करते हैं अपने घरों में, पार्टीज हो रही होती हैं, डिफरेंट एज के उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं। तो जो पूरे साल में हम बिजी होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, हम नहीं मिल पाते, तो इस एक फेस्टिवल में एक ऐसा खूबसूरत ये दिन होता है कि वो सारे जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, फिजिकली वहां पे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा। और वो एक जो गैदरिंग होती है और वो जो एक्टिविटीज होती है ना, कि आपने गोश्त को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या घर वालों की कैसे हेल्प करनी है, ये बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, हमारे मुआशरे के इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, और इनको हमें लेके चलना चाहिए। सर, औरतों की तो ईद ऐसे गुजरती है, आप बताएं, आप अभी कुर्बानी करके आए हैं या जाके करेंगे? नहीं, अभी तो कुर्बानी करनी है। एक्चुअली ये जो दिन है इसको बड़ा प्लान करना पड़ता है। मैं ईद उल अज़हा को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा, प्री ईद और पोस्ट ईद। पहले जब यानी ये चांद नजर आता है, तो सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है वो है ईद का जानवर खरीदना। और जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि ये एक पूरी एक्टिविटी है, फेस्टिवल है, तो वो जानवर खरीदना भी एक पूरी एक्टिविटी है। उसमें हम फिर काफ़ी दोस्तों के साथ बैठते हैं, जाते हैं, एक चक्कर लगा, दूसरा चक्कर, तो अल्टीमेटली शायद कल शाम तक, यानी ईद की शाम तक जानवर आप फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद अगला मरहला जो मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा है, और उसको मैनेज करना, उसको प्रोसेस करना, उसको ज़िबा करना, और उसके लिए फिर हमें किसी अच्छे कसाई की ज़रूरत होती है। तो अभी आपने कहा कि कुर्बानी करके आए हैं या नहीं, तो मेरा भी टाइम नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ उसका तो किसी तरह आए। और बहुत मुश्किल है कि मुश्किल कसाई को भी ढूंढ के अच्छे कसाई को। आजकल आपको पता ना कि ये दिन ऐसा है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल तो होते नहीं है, वो फिर देखते हैं कि सीजन है, ठीक है, कसाई बन जाता है। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कोई सही बंदा मिल जाए ताकि कुर्बानी अच्छे से हो सके। तो वेट कर रहा हूँ, आई होप कि मेरा बंदा अच्छा ही निकलेगा। इसमें डिफरेंट मीन्स भी हैं, आपका चाहे कोई भी डेजिग्नेशन है, आप किसी भी तरह के ऑफिसर्स हैं, तो जो कसाई है ये दिन एक्चुअली उनका होता है। लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें टाइम दे दें। हाँ। वो भी, उनकी भी प्रायोरिटीज़ में लोग ऑलरेडी होते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर टाइम देते हैं तो लोगों मैम आपका जो फेवरेट ईद का जो इस ईद का जो फेवरेट पार्ट है आपको कौन सा है? ईद से पहले जो जानवर लाते हैं, बकरे या गाय या जो भी आप करते हैं कुर्बानी, वो पार्ट, या फिर जब कुर्बानी होती है उसके बाद जो बारबेक्यूज और इवेंट्स होते हैं वो? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट तो जब कुर्बानी होगी, पहले नमाज पढ़ के आते हैं, जी, फिर जी। कुर्बानी होती है, और फिर जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे कुकिंग वगैरह स्टार्ट होती है, और जब कुकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद खाने जो हमने खाने होते हैं मिलके, वो वाला मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है। वो भी एक तरह से अगेन मैं उसको सेलिब्रेशन ही कंसीडर करूँगी। लाइक डाइनिंग टेबल पे हम डिशेस ला रहे हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो बैठ रहे हैं, तो एक पूरे तरीके से सेलिब्रेशन वाला होता है। जैसे किसी की बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, जी, या जी, शादी जी। का है, या किसी को घर में खाने के लिए इनवाइट करते हैं, तो वो एक बड़ी सेलिब्रेशन हो रही होती है। तो आई रियली लाइक दैट पार्ट। बिल्कुल, वो गैदरिंग ही बड़ी एक यादगार गैदरिंग बन जाती है Yes. पूरे साल के लिए। सब मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो सर इसी से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा इसी हवाले से कि आपकी जो बचपन की ईद थी और आज की ईद है उसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है जी। बचपन की जो ईद थी वो बेफिक्री की ईद थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी, सारी चीजें मैनेज होती थी। सुबह उठते थे और ईद की नमाज पढ़नी और ईद सेलिब्रेशन शुरू। अब आपको हर चीज प्लान करनी होती है, आपको वक्त निकालना होता है, आपने अपने दोस्तों के साथ भी मिलना है, कुर्बानी के जो अपने इवेंट्स हैं वो भी देखने हैं, और गोश्त की तकसीम भी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। पहले ये कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद टोटली आज़ाद थे, अपने दोस्तों के साथ जिधर दिल किया निकल गए। अब ऐसा नहीं है मामला, अब हर चीज़ प्लान करनी पड़ती। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो गया। जी बिल्कुल सर ने सही कहा कि आज के दौर में जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई। जब हम बच्चे थे, छोटे होते हैं ना, तो सारी जो टेंशन होती है या जो भी सारी प्लानिंग होती है ईद की, कुर्बानी की, वो पेरेंट्स करते हैं। तो मैम इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे पहले का दौर था, लोग जानवर ला के खुद पालते थे, और अब लोग आखिरी टाइम पे मंडी जाते हैं, ईद वाले दिन भी लोग अक्सर मंडी जाते हैं और जानवर खरीद लेते हैं। तो आपके बचपन में क्या होता था? हमारे बचपन में हमने जो प्रैक्टिस देखी थी, हमारे भी घर का वो करते थे पहले से ही। कुछ मंथ्स पहले लाते थे, फिर उसकी खिदमत करते थे, वो इसको जज़ा का दिन भी कंसीडर करते जी, थे। जी। लाइक उस जानवर की जो है वो जितनी आप खिदमत करेंगे, फिर अटैचमेंट भी एक तरह से हो जाती थी। जब कुर्बानी हो रही होती थी तो आंखों में आंसू भी होते थे, लाइक ये इसके साथ हमने इतना Attachment हो जाती है। अटैचमेंट बच्चों की जो होती है। फिर वही सर रहमान वाली बात कि थोड़ी सी लापरवाही भी होती है कि आपने ईद की नमाज पढ़ी, बड़ों के साथ जाते हो, और जब वापस आते हो तो फिर जहाँ दिल करे आप अपनी फ्रेंड्स के घर में आ रहे हो, जा रहे हो, तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अब है, अब मेरी पूरी मैक्सिमम यही कोशिश होती है कि अपनी मदर को बिल्कुल भी उस दिन किचन में ना आने दूं। जैसे हमने एंजॉय किया बचपन में, अब बिल्कुल उनके लिए भी वैसे ही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये वही चीज़ें हैं जो हमें माशरे में लेके चलनी है, और यही चीज़ें हमारे माशरे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगी। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने घड़ी भी मैच करके पहनी है, लाइट कलर आपने पहने, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। तो सर ईद की शॉपिंग कितने दिन पहले कर ली थी? ईद की शॉपिंग, यार शॉपिंग अब तो चलती रहती है, लेकिन स्पेसिफिकली ईद की तो उसके लिए एक हमने रखा हुआ है कि जी शलवार कमीज लेनी है, कुछ प्लान कर लेते हैं, तो बस फिर ऑफिस से वापसी पे जिस दिन प्लान हो ले लेते हैं। लेकिन इस ईद पे कोई 3 दिन पहले की है। अच्छा, अमेजिंग। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर हमने सुना है कि जो टीचिंग है वो भी एक कुर्बानी है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से टू सम एक्सटेंड आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको हमारी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, और माशाल्लाह ग्रोन अप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको उनके लेवल पे आके साइकोलॉजिकली उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, तो वो होता है। समटाइम्स जो है उनके लेवल पे आके एक स्टेप पीछे जाके उनको समझ के उनकी जो भी नीड्स होती हैं उनको फिर एड्रेस करना पड़ता है। और स्टार्ट पे वो बच्चे नहीं समझ रहे होते, लेकिन एट द एंड दे आर वेरी थैंकफुल कि ठीक है आपने हमें प्रॉपर टाइम दिया, समझा। तो अगर उस टाइम टीचर या कोई भी जो है, चाहे वो टीचर है, कोर्स इंस्ट्रक्टर है या कोऑर्डिनेटर है, अगर वो उस चीज़ को उस तरीके से कंसीडर नहीं करते, तो वो बच्चा जब ग्रेजुएट भी हो जाता है बाद में वो इस चीज़ को दिल में रखता है। समटाइम ग्रजेस पार लेते हैं बच्चे, लेकिन अगर उसको तरीके से हैंडल कर लें तो वही मामला रिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम
और स्टूडेंट के लेवल पे आके स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करें। और हम ये चीज़ नोट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तमाम टीचर्स में कि वो किसी दौर में खुद भी स्टूडेंट रहे थे और स्टूडेंट्स को उसी तरह समझते हैं जैसे मतलब उनका अपना कोई बच्चा है, या वो जैसे अपने साथ के कुलीग्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं वैसे ही समझते हैं। जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। जब मास्टर्स में मैं स्टूडेंट थी तो टीचर्स का एटीट्यूड डिफरेंट था। जब एमफिल में गए तो थोड़ा सा मैच्योर तरीके से डील करते थे। जब पीएचडी में गए तो वो बिल्कुल कॉलीग की तरह जो है वो अपने सुपरवाइजर के साथ फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होती थी तो उनका डील करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो है वो बिल्कुल ही वो कहते हैं अब आप हमारे स्टूडेंट्स नहीं, आप हमारे कोलीग्स हैं, तो अब उनका डील करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। सेम टीचर्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनकी डीलिंग्स में फर्क आया है वो भी बहुत क्लियर है। आपकी डिग्री, आपका लेवल, उसके साथ चीजों में फर्क आता है। बिल्कुल ऐसे स्टेजेस के साथ बदलते जाते हैं। सर आपसे सवाल करना चाहूंगा, बतौर कोऑर्डिनेटर भी आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं खुद एक सीआर हूं और कई दफा आपको मैसेज करते हैं तो लेट नाइट भी आप उसका रिप्लाई कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। सर इन जिम्मेदारियों से हट के अगर एक ख्वाब की दुनिया में आपको ले चलो कि एक वीक के लिए आपको फ्री कर दिया गया है तमाम जिम्मेदारियों से, वो एक हफ्ता आप कैसा गुजारना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना। आप जब काम कर रहे होते हैं और आप पे जिम्मेदारी होती है तो आप एक अच्छा, यानी आपकी एक अच्छी हेल्दी रूटीन होती है। आप रोजाना की लिस्ट बनाते हैं कि आपने सुबह क्या काम करना है, उसको प्लान करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें आपसे ले ली जाए एक हफ्ते के लिए, फिर आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली क्या करूंगा, बोर होऊंगा और क्या करूंगा। यानी एक आपकी जो रूटीन है उससे आप बिल्कुल उसको निकाल देंगे। हाँ, ओकेजनली सम टाइम होता है कि कुछ दोस्तों के साथ कोई प्लान बन जाए, कोई हैंग आउट का, वो एक अलग मामला है। लेकिन वैसे अगर आप कहें कि एक हफ्ता रह लें तो वो बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। और मैं ये पर्सनली बिलीव भी करता हूँ कि आपको जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसको बेहतर करते रहें। ऐसे एक हफ्ता भाग के आपने क्या करना है? आप तंग हो जाएंगे सीरियसली। जी बिल्कुल सही बात की सर ने कि आपको जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। बेशक आप स्टूडेंट है या प्रोफेशनल लाइफ में, आपको कभी भी कामों से नहीं भागना चाहिए कि हम लोगों जान छुड़वा लें कामों से। तो मैम इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके, जॉब को लेके और घर को आप किस तरह से साथ मैनेज करती हैं? तो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर वर्किंग वीमेन, लेकिन चूंकि हम 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, जी जी, तो जो वीकेंड होता है उस पर कुछ ऐसे जो हैं टास्क रख दिए जाते हैं जो सिर्फ वीकेंड्स पे ही हो सकते हैं। जैसे लॉन्ड्री है या आयरनिंग आपने करवानी है या कुछ और है, डिटेल आपने काम जो भी करवाना है घर में। तो जो अदरवाइज कुकिंग है और जो बाकी चीज़ें हैं वो डे टू डे चलती जाती हैं। जैसे सर रहमान ने भी कहा है कि हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसमें टिक करते जाते हैं। जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटी वाइज उनको डिवाइड कर लिया जाता है। कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो उसी दिन होने होते हैं। कुछ बाकी डेज में भी मैनेज किया जा सकता है। तो मुझे वही सर की बात कि अब अगर ये हमें काम ना करना पड़े तो हम बोर हो जाएंगे, मिस करेंगे। एक रूटीन बनी हुई है, तो वी आर यंग, वी हैव एनर्जी टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज। तो अभी तो इन चीज़ों को हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बैलेंस्ड है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा वी आर मेंटली इन्वॉल्व है, लेकिन घर जाके जो काम करते हैं उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रगल ज़्यादा होती है। लाइक किचन में है, आप बाकी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसी है। ड्यूटीज से तो भागा नहीं जा सकता, जिम्मेदारी है। सर बुशरा ने तो मुझे इनवाइट कर दिया बारबेक्यू पे, तो आपका क्या इरादा है ईद के दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों को या फैकल्टी में से जो 7 कुलीग्स हैं उनको किसी को बुला रहे हैं आप बारबेक्यू वगैरह पे? जी जरूर बुलाएंगे जी, क्यों नहीं बुला रहे। अभी इंशाल्लाह जैसे कुर्बानी हो जाएगी तो फॉर्मली दावतनामे भेजने शुरू करेंगे सबको। सर हम स्टूडेंट्स का भी ऐसा ना कि पहले एनी टाइम जब भी असल में ये ऐसे नहीं होता। सबकी अपनी रूटीन है। अभी जैसे मैं क्यू में हूँ कुर्बानी की, तो सारे क्यू में लगे होंगे। तो पहले से हम इवेंट पूरा प्लान नहीं कर लेते। हाँ, जब हम कुर्बानी से फ्री हो जाते हैं शाम को फिर पूछते हैं कि यार अब तो फ्री हो गए, अब बताएं कि कल का क्या प्लान है। तो फिर बारबेक्यू पार्टीज भी होती हैं, दोस्तों के साथ बैठना उठना भी होता है, किसी के साथ जाना है, किसी के पास आना है, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज की जो ड्यूटीज हैं, आप जानते हैं ईद का पहला दिन है, तो पहले दिन में तो सबसे ज़्यादा जो
आपका काम है वो है कुर्बानी, बेशक। और आप गोश्त को अच्छे तरीके से तकसीम कर सकें और उसको संभाल लें। बिल्कुल तो आज तो उसी में लगेंगे। जी, तो जैसे कि खानों की बातें हो रही हैं, तो मैम आप बताएं, आपको कलेजी, पाए, निहारी, इन सब में क्या चीज जो है वो सबसे ज्यादा खाना पसंद है? कलेजी। उसकी एक तो ये भी रीज़न है कि हमें लगता है समटाइम्स हमें आयरन की डेफिशिएंसी काफ़ी होती है, जी, जी। तो फिर हमें वैसे भी रिकमेंड किया जाता है। तो इन डेज में हमें पता होता है कि अच्छा चलें, आपने कुर्बानी की है, सारी वो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप आराम सुकून से उसमें से जिस भी चीज़ की सिलेक्शन करना चाहें बना सकते हैं। पाए मुझे लगता है थोड़ा मेहनत तलब काम होता है बनाने में भी difficult होता है। उसको बनाना। जी, जी। और अभी चूंकि जून है, गर्मी भी खासी जी, है, जी। तो फिर कलेजी जो है, और सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट डिश बनती है वो गोश्त के आइटम्स में से बनती ही कलेजी है। और वो मॉर्निंग में होती है, वो इजीली सारे उसको खा लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो अच्छी होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स और लोग भी मना करते हैं कि रात के टाइम इतना हैवी खाना ना लें, तो मॉर्निंग का मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये है, मेरे लिए तो ये बेस्ट है। मैम हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं स्पेशली, वो गोश्त खाने में, कलेजी खाने में बहुत नखरे करते हैं, तो आपके घर में इस तरह का कुछ है? जी जी, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, फिर कह लें कि थोड़ा डिसेप्शन के साथ करना पड़ता है किसी चीज के साथ। उस चीज को जो है वो मिक्स कर लेते हैं, बच्चों को पता ना चले, या कुछ ऐसी आइटम्स बना के देते हैं जिसमें गोश्त हो लेकिन उनको इतना आइडिया ना हो। बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स के फॉर्म में जो है वो ले लेते हैं, लेकिन अगर स्पेशली जैसे हम बड़े खा रहे होते हैं तो उस तरीके से वो नहीं खाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कि हमारी जो मदर है वो भी इसी तरह करती थी कि कबाब की फॉर्म में बना के दे देना, सैंडविच बना के दे देना, ताकि बच्चों को पता ना चले कि ये गोश्त है। बुशरा, मेरा तो अब ये यकीन बन गया, तीनों सेगमेंट्स में कलेजी और सवियां परमानेंट हो गई हैं। मुझे लगता है ये नेशनल फूड बन गया। पाकिस्तान में तो है। मॉर्निंग में ईद से पहले जनाबे वाला सवियां, और बाद में ईद पढ़ के आके जी पहले कलेजी खाई जाती है। तो सर इसी हवाले से आपसे भी पूछना चाहूंगा, ईद के दिन फेवरेट फूड आपका क्या है? आज आप घर जाके क्या खाएंगे सबसे पहले? सच बोलूं अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहते हैं कि आपको ना किसी बड़े की बद्दुआ है। मैं गोश्त नहीं खाता हूँ। सीरियसली सर? हाँ, तो मैं भी नहीं खाती। रेड मीट मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा। अब होता ये है कि बाकी सबके लिए जो भी गोश्त में बनेगा वो मेरे लिए चिकन में बन जाएगा, तो मैं वाइट मीट खाता हूँ, रेड मीट नहीं खाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास इतनी ऑप्शंस नहीं है कि अगर किसी, वो तो गोश्त है ना घर में पड़ा हुआ है, तो कबाब भी बन जाएंगे, कोई और चीज भी बन जाएगी। मेरे लिए तो वही बड़ा लिमिटेड स्कोप है। वो मुझसे पूछ लेंगे कि भाई आपके लिए क्या बनाए, तो एक चीज बन जाएगी। तो इसलिए मैंने पूछा कि सच बोलूं या झूठ। तो सच ये कि गोश्त मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी गोश्त नहीं खाती, इसलिए जो ईद का दिन होता है वो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको कभी चिकन पे गुजारा करना पड़ा होता है, कभी नूडल्स पर। स्पेशली अगर आप किसी के घर चले जाओ तो फिर ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ईद के दिन ज्यादातर सबके घरों में जो वो गोश्त बनता है। तो मैम इस ईद के स्पेशल मौके पे अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें ऑडियंस को? जी जी, डेफिनेटली। मेरा मैसेज यही है कि हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं या जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते और वो किसी के पास ज़बरदस्ती जाके कहते भी नहीं हैं, हमें उन लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरों की हेल्प इस अंदाज से की जाए कि हमें जो आपके बाकी मेंबर्स हैं उनको भी पता ना हो, बड़ी डिग्निटी से ग्रेसफुली उनको हेल्प भी करें और उनको फील भी ना होने दें। और ये जो है कि हम लोग पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, अब तो शुक्र है ये लोगों ने कम कर दिया है। कुर्बानी की है तो एक बड़ा पोर्शन, वैसे तो डिवाइडेड 3 इक्वल पोर्शन होते हैं, लेकिन अपना फ्रिज फ्रीजर्स जो है कोशिश करती थी कि भर दिया जाए। अब जो है ये ट्रेंड काफ़ी पहले कम हो चुका है। तो करना तो यही चाहिए कि जितने लोग हैं मैक्सिमम जितनों को हम कर सकते हैं हेल्प, हम उनकी हेल्प ज़रूर करें इसके साथ। तो हमें उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पहले से लिस्ट बना के रख लें कि ये वो लोग हैं आपके आसपास या जिनको आप जानते हैं या जिनको एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपसे आके कुछ कह नहीं रहे बट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू ऑन दिस वेरी स्पेशल डे। तो उनके पास जाके हमें बड़े तरीके से जो है ना उनको हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ चीज़ें उम्मीद पे मबनी होती हैं और उस उम्मीद को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, उस उम्मीद को रखना चाहिए ताकि हमारे माशरे में और बेहतरी आ सके। सर इसी हवाले से कुर्बानी एक नहायत खूबसूरत एक इवेंट है हमारा, और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत बेहतरी आती है। जिन लोगों ने शायद पूरा साल गोश्त देखा नहीं होता या इस्तात नहीं होती उनके पास खाने की, वो खाते हैं। तो इसी हवाले से हमारे नाजरीन को आप कोई अहम पैगाम ईद के हवाले से देना चाहें?
देखिए ईद जो है वो जैसे अभी आपने कहा कि सारा साल नहीं खाया, लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं उन्होंने तो सारा साल खाया होगा, तो मेरे ख्याल में उनके लिए गोश्त कोई नई चीज तो नहीं होगी। लेकिन ये इवेंट ऐसा है जिसपे आपको दूसरों का ख्याल रखना है, क्योंकि ईद है खुशी, शेयर करना, बांटना, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, सुना हुआ ना हमने। तो जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लेस प्रिविलेज को आप देखें, ये आपको खुद तलाश करना है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों में देखें, वो कौन से लोग हैं, वो आएंगे तो नहीं आपके पास, ठीक है। तो ईद का मौका है, एक अच्छा बहाना भी है, तो आप खुद जाएं, उनको दें गोश्त, उनके साथ बैठें, उनके दुख सुख सुने, उनके साथ टाइम गुजारें, तो मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो ईद के दिन है, ईद का टाइम है, उसमें आप तमाम जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं वो छोड़ दें और उसको सेलिब्रेट करें, लोगों के साथ बैठें, शेयर करें, सुने, कहें, तो आपको अच्छा फील होगा। सर ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें ब्रिज बनना चाहिए उन लोगों के दरमियान जिनसे हम पूरा साल नहीं मिलते, या हिचकिचाहट फील करते हैं कि शायद हम इनसे मिलना ठीक नहीं है या बात करना ठीक नहीं है। हमारे करीब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमारे ख़ानदान में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तो मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ईद का एक बहुत अच्छा इवेंट है, आपको एक अच्छा बहाना मिला है कि आप उनसे जाके मिलें, उनका ख्याल करें, उनका ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे इंटेंशन बहुत जो है वो आपकी प्योर होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो अल्लाह तक तो गोश्त नहीं पहुँचना ना, अल्लाह ने तो गोश्त नहीं खाना। तो जैसे रहमान साहब ने भी कहा कि जो सबसे पहला जो हक होता है वो हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक जाना चाहिए। तो एक ऐसा कंपटीशन नहीं रखना चाहिए कि मेरा जो कुर्बानी का जानवर है वो इतने लाखों का है, तो फिर तो वो हम आपस में एक दूसरे को जिताने और दिखाने के करें। एक तो मैक्सिमम इस चीज़ को हम जितना हाइड रख सकें वो रखना चाहिए, वो जितने का भी आया। और दूसरा ये है कि प्योर इंटेंशन के साथ कुर्बानी के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और फिर जब दे दिया तो भी अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि इसको कबूल करें। मैक्सिमम तो यही हम चाह रहे हैं ना कि अल्लाह इसको कबूल करे। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन तो हो, लेकिन उसमें एक शो ऑफ करने वाला जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि हमारे पहले सेगमेंट में भी सर याकूब ने हमसे यही बात की थी कि कुर्बानी में दिखावा नहीं होना चाहिए, कि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमारा जानवर हम इतने लाख का लाए हैं, हमारा जानवर इतना बड़ा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे हमारे टीचर्स, हमारे रहनुमा जो हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। आज आपके सामने बैठ के अगर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके पीछे इन्हीं की मेहनत है, जिसकी वजह से आज इस काबिल हम हैं कि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। इसी के साथ इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। देखते रहिए UCP TV।